ठीक है, तो अगर ऐसी बात शुमाइला नाना साहिबा, ये बड़ी एक जाहिर है बहुत इस पर खींचातानी हुई थी 26वीं तरमीम के मामले पर। नंबर पूरा नहीं था, नंबर पूरा करना पड़ा, लोगों को तोड़ा गया, पीटीए के लोगों को मिलाया गया, मौलाना फजल रहमान के साथ लंबी नशस्तें। आज एक साल गुजरने के बाद 26वीं आईनी तरमीम से कितने फायदे हासिल किए जा सके, आपके क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आईनी तरमीम की जो जरूरत थी वो क्यों पेश आई, इसके अंदर ये देखना होगा कि जो आईनी अदालतें हैं, हम लोग तो देखें आईनी अदालतों को, हम तो बेंचेस की तरफ जा ही नहीं रहे थे। बेंचेस का जो बेंच बनाने का जो फैसला था या जो तजवीज थी वो अपोजिशन की तरफ से थी और मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टैंड लिया था। तो मैं ये समझती हूँ कि जब से आईनी बेंचेस बने हैं उसमें अदालतों का जो भार था, जो अदालतों के ऊपर एक बहुत लंबे लंबे अरसे से केसेस लगे हुए थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और बर्डन था अदालतों के ऊपर। मेरा भी ख्याल है कि अवाम को अब वो उसके समरात मिल रहे हैं। अगर उसके समरात किसी और को मिले ना मिले, या कोई ये समझता है कि शायद ये किसी के लिए आईनी अदालतें जो है, आईनी बेंचेस बने हैं और किसी को सजा देने के लिए बने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आईनी मैटर इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए कितने आईनी मैटर्स निपटाए जा सके हैं शुमाइला साहबा? क्योंकि फैसल चौधरी साहब अभी गिनवा रहे थे, वो कहते हैं कि एक मखसूस नशस्तों का फैसला आया है। आपके ख्याल में आईनी बेंच ने कौन कौन से अहम केसेस निपटाए हैं एक साल में? देखिए, आईनी बेंचेस के अंदर जो केसेस जो भी आए, ये जरूरी नहीं कि हर केस जो है वो अपनी उसके ऊपर रूटीन के ऊपर जो है वहां पे लगता है। कोई सिफारिश की बुनियाद पे तो केस नहीं ना लगा। आपको ये मखसूस नशिस्तों के केस में मैं बताती चलूं कि वो भी एक साल के बाद जो है उसकी बारी आई थी, और उसकी बारी जब आई और उसका फैसला हुआ तो उससे पहले क्या और आईनी बेंचेस जो है वो हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए थे। और जो आईनी बेंच पे बैठे हुए जो आपके हमारे जो जजेस हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है? क्या वो जजेस नहीं है? चंद लोगों की मोनोपोली की वजह से आप आईनी तरमीम को और आईनी अदालतों के ऊपर हाथ जो है वो उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके आम आदमी को जो सम्राट हैं, जिससे एक कॉमन मैन जो है उसको क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? देखें जी, देखें, आप क्या समझते हैं कि आईनी जो दूसरी अदालतें हैं जहां पे तीन दहाइयों से दो दहाइयों से कत्लों के केसेस जो है वो पेंडिंग है अदालतों पे, आपके जो अराजी के जो है, जो महकमाना जो आपके केसेस हैं, जो बुनियादी हकूक केसेस हैं, उन केसेस को कौन सुनेगा? अगर आप सारे मामला जो है वो एक ही अदालत में लेकर आएंगे तो हर मेरा ख्याल है। आप थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया, मैं आपको फिगर्स बता दूं दोबारा से कि जब ये आईनी बेंच बनाया गया था, 26वीं तरमीम आई थी, उस वक्त पेंडिंग केसेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में 59,000 थी। आज ये तादाद 56,131 है, जबकि 7-8 नए जजेस भी आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये फर्क पड़ा है, शायद वो नए जजेस के आने की वजह से थोड़ा सा मामूली सा फर्क पड़ा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फर्क तो पड़ा है, नहीं ये कोई आपको 50% जो है वो केसेस जो है वो फौरी तौर पे हल मामला नहीं होना था। इसकी रेशो इसी तरह ही बढ़नी है। तो अगर ये अदालतों के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उसके अंदर जो इस्लाहात थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसमें अगर आईनी अदालतें अलग से हो जाती हैं, वो अपना काम करती हैं, तो तमाम जो तो अगर यही फॉर्मूला है शुमाइला साहबा, अगर यही फॉर्मूला है तो फिर तो पेंडिंग केसेस की तादाद लाहौर हाई कोर्ट में इससे भी ज्यादा है, लोअर कोर्ट में इससे भी ज्यादा है। तो ये आईनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बनना चाहिए? हम इसके हक में हैं। मैं तो खुद स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इसके हक में हूँ कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में है तो ये यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इस पे तो हमने कभी, इस तरफ तो हम लोगों ने कभी, हमारी तरफ से एतराज ही नहीं आया। अगर ऑपोजिशन या कोई भी जमात जो है वो ये फैसला करती है या वो इसके ऊपर कोई अपनी राय रखती है तो हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। इसमें तो हमारी कोई दूसरी राय नहीं है कि वहां पे कोर्ट्स में अगर सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत तो करते हैं। अच्छा शुमाइला साहबा, क्या रुकावट है जी, और क्यों ये तरमीम करनी पड़ी आपको कि आप गैर जमाती इंतखाबात करवाएं?
देखिए मेरी बात सुने, मैं ये पहले जवाब देना चाहती हूँ कि 26वीं तरमीम के साथ उस पे बात कर रहे थे, हाँ। तो इनका जो केपीके का वजीर आला बने वो भी उसी का सहारा लेके बने हैं, तो लिहाजा कड़वा कड़वा 26वीं तरमीम का कैसे मीठा मीठा हप जो है ना, नहीं 26वीं तरमीम का कैसे, आप किस चीज का हवाला दे रही हैं? ये सहारा लेके ये और मेंबर पार्लियामेंटेरियन है ना। और दूसरी बात ये आपको मेरी नहीं शुमाला साहब, ये नुक्ता तो वाजे कर दें पहले कि कौन सी 26वीं तरमीम की कौन सी शिक का सहारा लेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं सोहेल आफरीदी? उनको व्हाट्सएप मैसेज आया होगा। तो आपने म्यूट कर दिया शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है कहिए जी। देखे पीटीआई ने लिसन मुझे ना आवाज नहीं आ रही थी आपकी जी। पीटीआई ने अंडर आर्टिकल 255 की एप्लीकेशन दी थी पेशावर हाई कोर्ट को। हाँ। आपको शायद याद है या नहीं? मुझे याद है। जी 55 दोस्त के जी, पेशावर हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही है ऑर्डर किया गवर्नर को कि ओथ लो। हाँ। तो आर्टिकल 255 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर गवर्नर ना ले तो किसी और को हाई कोर्ट जो है वो पाबंद करे, लेकिन वो तो भारत गवर्नर नहीं लिया ना जी। और दूसरी बात ये है, शर्मिंदा हो के दूसरी बात ये है कि हमारी जो बल्दियाती इलेक्शन कराने में ना ही कोई रुकावट है और ना ही कोई रुकावट है इसमें, और ना ही इसमें नियतन कोई किसी की नियत पे कोई शक किया जा सकता है। बल्दियाती इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होंगे और अपने वक्त पे होंगे, और पूरी कोशिश है कि इसको दिसंबर या इसके अंदर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आगे ये ना जाए। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जब तक आप जो पावर है उसको ग्रास रूट लेवल तक आप शेयर नहीं करेंगे, आपका मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप तमाम ये मिथ बनी हुई है कि लोग समझते हैं कि जो भी पार्लियामान में आ जाता है, जो एमएलए या जी जो लोकल नुमाइंदों के जो फतवी अंजाम दे, भाई ऐसा नहीं है। हमें जस्ट लेजिस्लेशन के लिए अवाम भेजती है, जो उनके लोकल सतह की इश्यूज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट, उसके लिए बल्दियाती नुमाइंदों का होना बहुत जरूरी है। और जब तक इख्तियारात की जो मुंतकली है वो नीचे तक नहीं देंगे, सही, उस वक्त तक आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सही है। और आम बंदे की जो आवाज है ना, जो उसमें आप गैर जमाती बुनियाद पर क्यों इलेक्शन कराना चाहते हैं? इसमें क्या मसला है? आपकी जमात तो पुरानी है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें शुमाइला साहबा मसला ये है कि इस मामले पर तो कम से कम सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बजाय इसके कहना कि ये सुहेल बुज़दार है और ये दहशतगर्दों से लड़ना ही नहीं चाहते, इस मामले को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। क्या वाकई पुरानी गाड़ियां दी गई हैं और नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं खैबर पख्तूनख्वा को? और अगर वाकई अच्छी गाड़ियां दी गई हों तो कोई सुबह क्यों इनकार करेगा वो गाड़ियां रखने से? ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। वो रखेंगे, वो कहेंगे हाँ हमारे फायदे की चीज है। देखें सुहेल आफरीदी साहब हैं, एक नौजवान क़यादत हैं, लेकिन इनको जिस मकसद के लिए लाया गया और अली अमीन गंडापुर साहब को पीछे किया गया, वजारत से हटाया गया, उसके चंद जो है ना जी, वो अगराज़ो मकासद हैं। उसकी वजह ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को शायद उन्होंने बानी पीटीआई जो है वो ये समझते हैं कि उस तरह से इन्होंने रिफ्ट टाइम नहीं की, उस तरह से इन्होंने टफ टाइम शायद रियासत को नहीं दिया, शायद उस तरह से सानिया 9 मई एक और नहीं हुआ। तो इस वजह से सर मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ। आप हमारे हम आपसे सीखते हैं और कौम के बच्चे भी आपको देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे एक अपनी तर्जुमानी है, मेरे अपने एक बयानिया है, मेरा एक नजरिया है जी। मैं आपके नजरिए की कदर करती हूँ, शैला साहिबा की करती हूँ। तो मेरा ये राइट है, फंडामेंटल राइट है कि मैं सही कहूँ गलत कहूँ जो भी कहूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। जी 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 जी। बात यह है कि उनको लाया ही इसीलिए गया था कि वो वफाक को टफ टाइम दें। अब पहली उनकी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो स्पीच थी, उसमें आप मुझे ये बताएं कि कोई अवामी तरजीही बुनियाद उनकी कोई स्पीच से, उनके कोई मुंह से लफ्ज निकले हों कि अवाम भी उनकी तरजीह है,
या दहशतगर्दी से नबरदजमा होंगे, या उन्होंने पाक फौज के शोधा की जो है वो फितनातुल खवारिज के सामने जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था, उनकी उन्होंने कोई मजम्मत की हो, कोई एक ऐसी चीज बताए। उन्होंने दो काम किए। एक, उन्होंने कहा कि मेरा जो मेरी जो पहली जो दिलचस्पी है और जो मेरी पहली जो तरजीह है वो इमरान खान है। उसके बाद उन्होंने एक खातून के बारे में जो मेरा ख्याल है कुछ सानिया 9 मई के हवाले से उनके ऊपर कोई केसेस थे, उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट मांगी एज ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने जो पहला काम किया, तो उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से तो ऐसा कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी तरजीह बुनियाद उसके ऊपर शो ही नहीं की कि मेरी तरजीह जो है, क्योंकि उनका खुद भी एक कबायली इलाके से ताल्लुक है। वैसे शुमाला साहब, लेकिन दहशतगर्दी उनकी पहली स्पीच का मौजू भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि तो विफाक को, फौज को, अमायदीन को, कबायलियों को और मकामी नुमाइंदों को सबको मिलकर बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी, कल आप जो कह रहे हैं अवामी मंसूबे, चूंकि पीटीआई नेशनल एक्शन प्लान के बाद, नेशनल एक्शन प्लान का जो हिस्सा था और जो फतूहात हमें उसमें हुई और जो ऑपरेशन हुए, ज़रबे अज़्ब हुए, उसके बाद से सिलसिला जो चलता आया, मेरा ख्याल है कि चीजें अब मुज़ाकरात से आगे बढ़ गई हैं। आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं जिन्होंने आपके बच्चों को शहीद किया, जिन्होंने आपके बच्चों को स्कूल पढ़ते हुए, कतर में मुज़ाकरात करेंगे। सीज़ फायर तो मुज़ाकरात के नतीजे में हुआ ना जी। मैं बताती हूँ आपको, देखिए इसके लिए जब एक जंग छिड़ी गई जब एक जंग छिड़ गई और वो भारत की प्रॉक्सी जो है उसके लिए अफगानीज ने जो है अपनी सरजमीन उसको इस्तेमाल करने दी, वो उनका वो बीप जो पार्टी जो थी उनकी वो बन गए। लेकिन ये मसला ये है कि हमारे अपने हमसायों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे हमसाए हैं वो दुनिया में तो वीजा लें और हमारे मुल्क में वो बगैर वीजे के आना, दीवारें पे लांग के आना चाहे, ये तो मुमकिन नहीं है। हमने तो अफगानिस की 40 साल खिदमत की है, उनके लोगों को रखा है, उनको कारोबार में अपने कारोबार करने के मौके दिए, उनको एजुकेशन के, हेल्थ के जो फैसिलिटी पाकिस्तानी को है वही उनको हासिल है। लेकिन चले, मैं चूंकि केपी गवर्नमेंट का नुमाइंदा